सभी के लिए रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन, मिरर रोटेशन और इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर। इसके साथ से ही हम फील्ड ऑफ व्यू भी देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, उसके साथ ही हमने प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आगे करते हैं लेक्चर स्टार्ट। सभी अपने पेन नोटबुक निकालेंगे और स्वयं से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आज का हमारा गोल रहेगा टू डेज गोल एंगल ऑफ डेविएशन, और उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, मिरर रोटेशन देखेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, और इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर, और इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी अपने पेन नोटबुक निकाल कर नोट्स बनाएंगे, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सभी ने निकाल ली अपनी पेन नोटबुक, तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जैन एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल स्टूडेंट वाला। आज की हमारी हेडिंग रहेगी एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। आज की हेडिंग रहेगी हमारी एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इससे पहले हमने देखा था, प्रीवियस लेक्चर में देखा था रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में देखो। पहले हमारे पास रिफ्लेक्शन में क्या था, एक पॉली सरफेस थी। पॉली सरफेस बोल दो या फिर बोल दो प्लेन मिरर, ठीक है। पॉली सरफेस बोल देते हैं या क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोल देते हैं। हमारे पास यहाँ पर कोई लाइट सोर्स था, ये लाइट सोर्स था। इस लाइट सोर्स से जब प्रकाश की किरण आती है, जब क्या होगी, इंसिडेंस रे आएगी, तो इंसिडेंस रे इस पॉइंट पर क्या करेगी, इसे हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसको देखने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? हमारे पास क्या होती है, एक पॉली सरफेस होती है। रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होगी, एक पॉली सरफेस होती है या प्लेन मिरर बोल देते हैं। उसके साथ में हमारे पास एक लाइट सोर्स था। उस लाइट सोर्स से जो प्रकाश की किरण आती है, उस लाइट सोर्स से जो प्रकाश की किरण आती है, जिसको हमने इंसिडेंस रे बोला था, वह इंसिडेंस रे इस पॉली सरफेस पे जिस पॉइंट पर लाई करेगी, उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं। उस पॉइंट पर क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। उस नॉर्मल से यह लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उस नॉर्मल के साथ में या फिर उस पॉइंट से क्या हो जाएगी, ये लाइट रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको रिफ्लेक्टेड रे बोला था। इसके साथ में हमने रूल भी देखे थे कि ये जो रे आती है वो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है, उसके अंदर बनने वाले एंगल क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहते हैं। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। ये दोनों बराबर, ये रूल देखा था हमने। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा जो ये इंसिडेंस रे आ रही है, जो इंसिडेंस रे आ रही है, यदि ये पॉली सरफेस में यहाँ से हटा देता हूँ, ये पॉली सरफेस में यहाँ से हटा दूंगा, तो ये क्या करेगी, इंसिडेंस रे एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, गमन करेगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। यदि यहाँ पर ये पॉली सरफेस रख देता हूँ, तो ये क्या करेगी, ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। और कितने एंगल के साथ में ये विचलित हो रही है, उसी एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल से डिनोट किया जाता है। मतलब हो गया, इंसिडेंस रे है वो पॉली सरफेस से टकराकर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यदि यहाँ पर पॉली सरफेस ना होती तो यह अपनी स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन में गमन करती, तो यह अपनी स्ट्रेट लाइन से कितना विचलित हुई है, उसी को क्या बोला हमने, एंगल ऑफ डेविएशन बोला है। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये देखो, इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है, क्या पता है हमें, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट पर एंगल कितना आएगा हमारा, पाई आएगा, 180 आएगा। एंगल कितना आएगा हमारा, 180 आएगा, ठीक है। लेकिन इस पर हमें एंगल प्राप्त है आई, आर और डेल। इन तीनों को सम कर देता हूं मैं, इन तीनों का क्या करूंगा, सम करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन का एंगल निकल कर आ रहा है हमारे पास 180, या फिर इसको पाई भी बोल सकते हैं।
हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ये निकल कर आ रहा है। अब हम रूल जानते हैं, रिफ्लेक्शन का रूल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आई और आर दोनों बराबर लिख लेता हूँ, प्लस डेल बराबर पाई। तो डेल का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2i। यह आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या आ जाएगा, आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। अब साथ में इसकी डायरेक्शन भी पूछी जाती है, इसकी डायरेक्शन भी पूछते हैं, डायरेक्शन किस दिशा में होगी। अब देखो ये बताओ, यहाँ इस दिशा में जा रही थी, इस दिशा में किस दिशा में विचलित हो गई है, इस डायरेक्शन में जाने पर, नहीं जाने पर इस दिशा में जा रही है। तो किस दिशा में जाने पर डायरेक्शन में हमें ये प्राप्त हो रही है, हम देखो क्लॉकवाइज तो इस प्रकार से जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो हम देखो इस रे से इस प्रकार जाने पर हमें ये रे प्राप्त हो रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज किस प्रकार, एंटी क्लॉकवाइज हमें क्या प्राप्त हुई, इसकी डायरेक्शन प्राप्त हुई एंगल ऑफ डेविएशन की। ठीक है, ये था हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये बहुत सिंपल था, इसके ऊपर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं मेंस के अंदर, किस प्रकार से नीट के अंदर किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन क्या पूछता है, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन डेविएशन एंगल पूछेगा, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। तो इसको पॉज करके नोट करेंगे, उसके बाद में हम बढ़िया इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चंस के बाद में हम लास्ट में इसकी क्या बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, किस प्रकार से आपको देता है, तो इसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको कंप्लीट कर देना है। पहले इसका हम पूरा वो भी देखेंगे और उसके बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, फॉर्मूला बेस देखेंगे। ठीक है, मैं मानूंगा आपने पोज करके नोट कर लिया है। क्वेश्चन रहेगा आपका, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा है आपके पास, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। दो रिफ्लेक्शन के बाद में आपको एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है, तो आपके पास क्या होंगे, मिरर भी कितने होंगे, दो। एक को बोल दिया मैंने M1 और एक को बोल दिया M2। ये दोनों मिरर क्या है, एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, इंसिडेंस आ रही है, इंसिडेंस रे आ रही है और वो 50 डिग्री का एंगल बना रही है। इंसिडेंस क्या है, 50 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। दो रिफ्लेक्शन के बाद में आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन पूछा गया। तो नंबर एक के लिए, एक रिफ्लेक्शन नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए तो हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये एंगल है, जितने एंगल के साथ में ये रे आ रही है उतने ही एंगल के साथ में ये रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पुनः रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रूल होता है रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये 50 डिग्री हो गया। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन की तरह गमन करता, और ये जो एंगल प्राप्त होता है हमें, तो यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ डेविएशन प्राप्त हुआ है और उसकी वैल्यू हमारे पास है पाई माइनस 2i, और i का मान हमें पता है 50 डिग्री। i की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 50 डिग्री है। तो डेल वन आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 100, तो आ जाएगा 80 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। और किस दिशा में आ रहा है, क्लॉकवाइज। किस दिशा में आ रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में आपके पास 80 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन प्राप्त हो। लेकिन हमें ज्ञात करना है आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, हमें आफ्टर टू रिफ्लेक्शन के बाद में एंगल ऑफ डेविएशन ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ये ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं नॉर्मल होता है वो सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 माइनस 50, तो यहाँ 40 डिग्री का ये एंगल आपको प्राप्त हो जाएगा। और 40 डिग्री का एंगल प्राप्त होते ही उसके बाद में हम, उसके बाद क्या करेंगे, ये 40 डिग्री प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना प्राप्त होगा हमें, ये 40 है 60, तो कितना आ जाएगा 40 और 60 100, और तो ये आ जाएगा 80 डिग्री का एंगल आ जाएगा हमारे पास।
ये आ जाएगा 80 डिग्री। कैसे आया? ट्रायंगल का, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। और 180 होता है तो 60 प्लस 40 प्लस इसको मैंने ए बोल दिया, तो आ जाएगा ए इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा। ए इक्वल कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हमें आफ्टर टू रिफ्लेक्शन क्या करना है? एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो मैं यहाँ पर M2 के लिए रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ डेविएशन निकालूंगा। तो ये M2 के लिए ये रे क्या करेगी? इंसिडेंस रे का कार्य करेगी। ध्यान से देखना, ये जो रे है वो M1 के लिए ये इंसिडेंस का कार्य कर रही है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है M1 के लिए। रिफ्लेक्ट होकर M2 के लिए ये क्या कर रही है? M2 के लिए ये इंसिडेंस रे का कार्य कर रही है। तो इंसिडेंस रे जहाँ लाई करती है वहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा? एक नॉर्मल बनाऊंगा, और वो नॉर्मल बनाते ही यहाँ पर एक एंगल बनेगा। उस एंगल का मान कितना आ जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान आ जाएगा यहाँ पर 10 डिग्री। कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। वो कैसे आया? हमें मालूम है नॉर्मल क्या होता है? इस सरफेस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये इस सरफेस के क्या आ गया? हमें परपेंडिकुलर प्राप्त हो गया। ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर प्राप्त हो रहा है। तो परपेंडिकुलर में आपको पता है इसका वैल्यू आपको 80 डिग्री दिया है, इसका ज्ञात करना है। तो 90 माइनस 80 कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आ जाएगा। तो ये 10 डिग्री के साथ में ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 10 डिग्री के साथ में क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब साथ में ही यहाँ पर ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो ये किस दिशा में जाएगी? स्ट्रेट लाइन में जाएगी। ये यहाँ से कहाँ जाएगी? स्ट्रेट लाइन में जाएगी। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन del2 का मान प्राप्त होगा। तो del2 का मान हमें कितना प्राप्त होगा? पाई माइनस 2 आई का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 10 डिग्री। ठीक है। तो del2 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 20 तो आ जाएगा 160। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? del1 और del2 दोनों क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज दिशा में प्राप्त होने के कारण हम इनका क्या करेंगे? सम करेंगे। तो हमें टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना प्राप्त होगा? del1 प्लस del2 का सम करने पर हमें प्राप्त होगा। तो इनका सम किया तो क्या आ गया? 80 डिग्री प्लस 160 डिग्री, और वो भी कैसा? क्लॉकवाइज। तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा? 240 डिग्री क्लॉकवाइज। 240 डिग्री कितना आ जाएगा? क्लॉकवाइज। अब इसके अंदर आपको ऑप्शंस में क्या हो जाए? एंटी क्लॉकवाइज मिल जाए। यहाँ पर क्या मिल जाए? एंटी क्लॉकवाइज मिल जाए। यदि मैं क्या कर रहा हूँ? इस दिशा में जा रहा हूँ तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। और यदि मैं क्या करूंगा? इस दिशा में आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ और मैं क्या करूँ? तुरंत 360 डिग्री पर घूम जाऊँ। 360 डिग्री पर घुमाते ही मेरा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। उसी प्रकार से मैं यदि इसको क्या कर देता हूँ? 360 में 360 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज 120 आ जाएगा। 120 आ जाएगा। तो आपको क्लॉकवाइज मिले या एंटी क्लॉकवाइज मिले, दोनों का आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है। कुछ भी नहीं है। एंगल ऑफ डेविएशन में क्या फर्स्ट में तो कोई पूछता नहीं है, सेकंड में पूछेगा तो इस प्रकार से आपसे पूछता है। ठीक है। इसको पॉज करके सभी नोट करेंगे जहां पर भी दिक्कत हुई है। और यदि आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो इंटू 2 की स्पीड में करके देखें, तो होगा फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल, इस प्रकार से बताया, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से बोलते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है। पॉज करके नोट करेंगे। इसके बाद में एक प्यारा सा क्वेश्चन और लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का ही। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं मानूंगा आपने पॉज कर लिया है। एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ही हलवा टॉपिक है, और ये चैप्टर है ज्योमेट्रिकल है, क्योंकि इसके अंदर पूरे में हम मैथमेटिक्स रूल ही पढ़ेंगे। जैसे स्टार्ट में हमने बताया था कि ये ज्योमेट्री होती है क्या करेगी? हमें मैथमेटिकली फील करेगी। क्या इस मैथमेटिकली फील करेगी? तो इसको फील करना, आपको बोरिंग नहीं करनी है। आपको जहाँ पर भी बोरिंग लगता है एक बार तुमने क्या करें? वीडियो को स्लो पूरे धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। अब एंगल ऑफ डेविएशन का सेकंड का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से देखेंगे? यही सेम क्वेश्चन लेते हैं, सेम नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। M1 और M2 हमारे पास दो क्या हैं? मिरर हैं। M1 और M2 दो मिरर हैं। ये मिरर इस पास 30 डिग्री पर है, ये मिरर इस बार क्या है? 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और ये यहाँ पर क्या इंसिडेंस रे आ रही है? वो क्या है? 60 डिग्री का
कोण बना रही है, क्या कर रही है, इंसिडेंस एंगल कितना है 60 डिग्री का। वही क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, सभी पॉज करके नोट करेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अगर आपसे हो रहा है तो 1 2 3 4 मैं मानूंगा आपने पॉज कर लिया है। नहीं सर, हमने पॉज नहीं किया। नहीं, अच्छे बच्चे हो ना। तो आप देखो, हमें एंगल आपको सिंपली कैसे करना है, फर्स्ट निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, फर्स्ट के लिए निकालेंगे, सेकंड के लिए निकाल देंगे, फिर डायरेक्शन के हिसाब से इनका सम और हम इसका माइनस कर देंगे। तो अब ये देखो, इंसिडेंस आ रही है तो उसी एंगल के साथ में ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ये रे जानी चाहिए थी इस डायरेक्शन में, तो ये हमें प्राप्त हो गई है एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट। और एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट हमारे पास आएगा पाई माइनस 2 इंटू 60। तो ये आ जाएगा 180 माइनस 120, ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। डेल वन कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। डेल वन आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, या घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब ये रे जाएगी तो इस सेकंड वाले के लिए इंसिडेंस का कार्य करेगी, और इंसिडेंस का कार्य करेगी तो देखो, इससे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का मान निकालेंगे, एंगल्स का मान निकालेंगे। ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 90 माइनस 60 का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 30 60, तो 180 से में से 60 गया तो वो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। अब ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब वहां पर क्या था, हमारे पास ये एंगल क्या था, 90 से कम प्राप्त हो रहा था, इसलिए हमने जो नॉर्मल बनाया था वो अपवर्ड बनाया था, बाहर की दिशा में बनाया था, आउटसाइड बनाया था। लेकिन इस बार जो हमें ये एंगल प्राप्त हो रहा है वो है 120, और 120 की वैल्यू होती है 90 से अधिक। इस कारण ये हमारे पास नॉर्मल क्या बनाएंगे, इनसाइड बनाएंगे। इस कारण यहाँ पर नॉर्मल किस दिशा में होगा, इनसाइड दिशा में होगा। और नॉर्मल इस दिशा में होने के कारण ये हो गया, नॉर्मल बनेगा पूरे 90 डिग्री का, नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री। और ये कितना है, 120। बच गया कितना हमारे पास कितना बच गया, 30 डिग्री हमारे पास बच गया है। तो ये कितना हो गया, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, M2 के लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री के साथ में ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 30 डिग्री के साथ में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये जाना कैसे चाहिए था, इस दिशा में जाना चाहिए था। जाना कैसे चाहिए था, इस दिशा में जाना चाहिए था। लेकिन जा कौन सी दिशा में रहा है, इस दिशा में। कितने एंगल के साथ में इसका डेविएशन हुआ वो अभी पता कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 60, तो ये कितना आ जाएगा 20। और इस दिशा में देखो, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपको एंगल ऑफ डेविएशन सेकंड प्राप्त हुआ 120, और डेल वन प्राप्त हुआ 60 क्लॉकवाइज। ये वैल्यू आपके पास आ गई है M1 M2 के लिए। तो हम जानेंगे टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन इस बार आपके पास जो डायरेक्शंस हैं वो क्या है, चेंज है। तो हम क्या करेंगे, डेल टू में से डेल वन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डेल टू में से डेल वन को माइनस कर देंगे, और उसके बाद में हमारे पास डेल टू की वैल्यू कितनी आ रही है, 120 माइनस 60। ठीक है, तो 120 से में 60 गया तो यह आ गया आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। कितना आ गया, डेल नेट का मान आ गया एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री। अब यहीं पर आपको डायरेक्शन अलग मिलती है, डायरेक्शन अलग मिलती है, तो डेल नेट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 360 में से 60 को माइनस करूंगा, तो आपके पास 300 डिग्री आ जाएगा क्लॉकवाइज। वही बात थी, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैं 360 डिग्री पर घूम जाता हूँ तो मेरी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम इसको 360 डिग्री को घुमाते ही 30 डिग्री 300 डिग्री के क्लॉकवाइज एंगल के साथ में आपको टोटल डेविएशन एंगल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपको दो मैंने करा दिए क्वेश्चंस। एक तो करवाया था जिसके अंदर ये रिफ्लेक्शन अपवर्ड हो रहा था, एक जो डाउनवर्ड हो रहा है। दोनों के लिए रिफ्लेक्शन बता दिया, दोनों क्वेश्चंस के अंदर बता दिया। सभी को समझ में आया, आई होप सभी को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपको फिर से इसका एक नए बढ़िया और बढ़िया तरीके से लेक्चर में बताएंगे। अब इसके बाद में देखो,
अब इतना समझ में आ गया। अब इसकी जाते हैं शॉर्ट ट्रिक पर या मेथड पर कि कितनी भी वैल्यू दे दे, ये कितना भी मान दे दे, ये भी कितना ही मान दे दे, कितना ही मान दे दे, आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं उस शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से होगा। तो चलते हैं, सभी इसको पॉज करके नोट करेंगे। जाने ही कहां से जाने अब जाएंगे हम शॉर्ट ट्रिक पर। वैल्यू बेस क्या है, हम क्या करेंगे उसके ऊपर देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास वही क्या है, दो रिफ्लेक्शन के लिए, टू रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन ज्ञात करेंगे, m1 और m2। जिसको ये एंगल ऑफ डेविएशन की ट्रिक मालूम है वो इस वीडियो को क्या करें, स्किप करके आगे बढ़ाकर आगे के लेक्चर देखें, जिसके अंदर हम रोटेट के बारे में देखने वाले हैं। ये थीटा एंगल पर बना हुआ है, थीटा एंगल पर है, और यहाँ पर इंसिडेंस रे के साथ में ये आई एंगल के साथ में आ रही है। किसके एंगल के साथ, इंसिडेंस एंगल आई के साथ में आ रही है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टू रिफ ये वाला मेथड क्यों बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक भी सही थी, लेकिन आपको बोल दे आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन, आफ्टर 4 रिफ्लेक्शन, तो ये मेथड काम करेगा। तो हमने जो पीछे क्वेश्चंस बताए वो मेथड काम करेगा, लेकिन आपको टू ज्यादातर टू रिफ्लेक्शन के लिए पूछता है, तो इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक काम दे देगी। ठीक है, क्वेश्चन है वही, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए देखो किस प्रकार करेगा, हमें मालूम है ये उतने ही एंगल के साथ में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, कौन, आई के साथ। लेकिन जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में और गया इस डायरेक्शन में, तो ये आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट मान प्राप्त हुआ, और एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट आपको प्राप्त हुआ पाई माइनस कितना आ गया, 2i आ गया, पाई माइनस 2i, समीकरण 1 बोल दिया मैंने। और ये किस दिशा में आया है, मेरे को क्लॉकवाइज दिशा में मेरे को प्राप्त हुआ है, क्लॉकवाइज दिशा में मेरे को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, अब ये क्या करें, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, और यहाँ पर मैं इस एंगल का मान निकालूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस आई, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस आई, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। पूरा सम कितना होता है, पूरा सम होता है ट्रायंगल का थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस आई, और यह आ जाएगा, मैंने इसको a माना, बराबर आ जाएगा 180, या फिर पाई बोल देते हैं इसको। ठीक, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई, ये a की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है। इस ए वाले एंगल की वैल्यू आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई आपको प्राप्त हुई है। अब यहाँ से ये क्या कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, इस वाले के लिए मैं एंगल ऑफ डेविएशन का मान ज्ञात करूंगा। यहाँ पर क्या होगा, एक बार के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला वैल्यू आपको, अब ये m2 के लिए क्या करेगा, इंसिडेंस रे का कार्य करेगा, तो ये जितने एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट होगा उतने ही एंगल के साथ में इंसिडेंस भी हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास रिफ्लेक्ट और ये इंसिडेंस। इसको मैं मान लेता हूँ अक्स एंगल, इसको क्या मान लिया कि ये अक्स एंगल के साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है, तो अक्स एंगल के साथ में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अक्स के साथ में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये एंगल आपके पास बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस अक्स। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का बनेगा, तो ये टोटल एंगल कितना आपके पास 90, तो 90 में से हमें ये प्राप्त करना है, तो ये प्राप्त करेंगे तो 90 माइनस अक्स आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस अक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। आपको अक्स की वैल्यू वही क्या करेंगे, ट्रायंगल वाले यहाँ किया था, थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस आई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर पाई, इससे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस कितना आ जाएगा, अक्स की वैल्यू चाहिए, तो थीटा माइनस आई इक्वल टू अक्स आ जाएगा। हमने वहां पर इसकी वैल्यू निकाली थी पाई बाई 2 थीटा माइनस आई, इस प्रकार से निकाली, सेम दोनों से सेम ही होगा। ठीक है, ये आके तो आपके पास अक्स की वैल्यू आ गई थीटा माइनस आई। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एंगल ऑफ डेविएशन। फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन ज्ञात करिए, सेकंड के लिए भी हम ये इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, लेकिन जा इस डायरेक्शन में रही है, तो इसको मैंने एंगल ऑफ डेविएशन सेकंड बोल दिया, और एंगल डेविएशन सेकंड के लिए होगा पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i आ जाएगा, और आई यहाँ पर अक्स का कार्य कर रही है, तो पाई माइनस 2 अक्स। ठीक है, और अक्स की वैल्यू हमें कितने प्राप्त हुई है, पाई माइनस 2 थीटा माइनस आई, तो आ जाएगा आपके पास, ये अलग है, पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2i, तो डेल 2 की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई
पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2i, ये आपको प्राप्त हो गई डेल 2 की समीकरण 2 दे दिया, इसको समीकरण 1 दे दिया। अब इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है इसकी, क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन कैसी है इसकी, क्लॉकवाइज है, तो दोनों का क्या करेंगे, सम कर देंगे। दोनों का क्या हो जाएगा, सम कर देंगे। तो डेल नेट कितना आ जाएगा आपके पास, डेल 1 प्लस डेल 2 का सम करेंगे। डेल 1 की वैल्यू आपके पास पाई माइनस 2i और डेल 2 की वैल्यू आपके पास है पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2i, पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2i आपके पास डेल 2 की वैल्यू प्राप्त हुई है। तो इसके बाद में देखो, इसको 2i से 2i कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉक वाइज आपके पास डेल नेट की वैल्यू प्राप्त हो गई है। एक तो ये हो जाता है आपका शॉर्ट ट्रिक का, लेकिन मैंने क्या बोला था, इसको मैं 360 से क्या कर देता हूँ, माइनस करते ही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और 360 को मैं 2 पाई भी लिख सकता हूँ। तो इसको क्या करूँगा मैं, 360 डायरेक्शन चेंज करूँगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैं 360 से इसको माइनस करूँगा, माइनस प्लस 2 थीटा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक वाइज, और एंटी क्लॉक वाइज होते ही डेल नेट की वैल्यू आपके पास आएगी 2 थीटा। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ है, जो हमें डेल नेट प्राप्त हो रही है, जो एंगल ऑफ डेविएशन प्राप्त हो रही है, वो क्या हो रही है, आई से इंडिपेंडेंट प्राप्त हो रही है, आई से स्वतंत्र प्राप्त हो रही है। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन ज्ञात करने के लिए हमें हमें इंसिडेंस रे की, इंसिडेंस एंगल की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैंने ये बोल दिया कि ये 60 डिग्री एंगल के साथ में क्या हो रही है, दोनों मिरर क्या बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आपका नेट कितना आ रहा था, 120 आ रहा था फर्स्ट वाले में, ठीक है। इसको एंटी क्लॉकवाइज किया था तो 240 आया था। इसी प्रकार से सेकंड वाले में 30 डिग्री लिया था तो उसका आंसर 60 डिग्री आया था, और उसको डायरेक्शन चेंज करने पर 300 आया था। इस प्रकार से प्राप्त हुआ था। हमने पीछे क्वेश्चन में ये भी देखा, पीछे के क्वेश्चन में देखना, डेल नेट था वो इस एंगल का क्या आ रहा था, दुगना ही प्राप्त हो रहा था। अब उनकी डायरेक्शन की बात करते हैं, सभी के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, नहीं, सभी के लिए एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, सभी के लिए डायरेक्शन का ध्यान रखना। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई आपका एंगल निकालना, एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन की ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। लेकिन डायरेक्शन का खेल होता है, तो डायरेक्शन में देखो आपको क्या करना है, डायरेक्शन को क्या करना है, इस वीडियो को एक बार फिर से स्वयं से करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसको स्वयं से करना है। अगर नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा से देखना है, ताकि आपको क्या, वो वीडियो को फुल फील के साथ में देखना है, फुल लेक्चर फील के साथ में देखना, बोरिंग के साथ में नहीं कि आपकी ड्यूटी निभा रहे हैं, ले रहे हैं लेक्चर, नहीं, फील के साथ में देखना। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इंसिडेंस रे फर्स्ट आ रही है वो जिस मिरर पर गिरती है, लिख लो इसको साथ में, जो इंसिडेंस आ रही है वो फर्स्ट मिरर पर गिरती है, जिस मिरर पर गिरती है उसको फर्स्ट मिरर कहते हैं। और उस फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर को जाने में, फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर को जाने में जिस डायरेक्शन में जाते हैं, जिस डायरेक्शन में घूमते हैं, वही उसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ M1 इसके ऊपर गिरी, इसको मैंने M1 बोल दिया, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये देखो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। आंसर में लास्ट में क्या लिखा मैंने, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आंसर लिखा मैंने, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आंसर लिखा। इसी पीछे वाले क्वेश्चंस में भी देख लेना, वहां पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन से निकाली है। तो थीटा के साथ में जहां पर डबल हो रहा है वहां पर डायरेक्शन को मैच करना और आपको सेम प्राप्त होगी। तो आपको फर्स्ट जहां पर रे गिर रही है और जहां गिर रही है उसको फर्स्ट बोलना है, और फर्स्ट से सेकंड पर जान रहे हैं तो किस दिशा में जा रहे हैं वही आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो सभी इसको पॉज करेंगे और इसको एक बार फिर से अंतर मन से क्या करना है, स्वयं से करना है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखना है, स्लो मोशन में देखना, ताकि बढ़िया समझ में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। छोटी छोटी चीजें ही क्या करते हैं, बूंद बूंद से गड़ा करते हैं, छोटी छोटी चीजें ही आपको क्या बनेगी, इस रे ऑप्टिक्स को बहुत आपका स्ट्रॉन्ग बना देगी। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में मैथमेटिक है, पूरा ही मैथमेटिक है, तो मैथमेटिक में छोटी छोटी चीजों का बहुत महत्व होता है मैथमेटिक्स में। अब ज्योमेट्रिक रहेगी साथ में, ये कैसी रहेगी, ज्योमेट्रिक और मैथमेटिक, तो इसके अंदर छोटी छोटी चीजें आपको समझते चलनी है। फिर ये चैप्टर लेंथी तो है ही, लेकिन आपको बोरिंग फील बिल्कुल नहीं कराएगा, ठीक। तो इसको सभी पोज करके नोट करेंगे। इसके बाद में आपको करवाते हैं हम, मैं मानूंगा सभी ने पोज कर लिया है, सभी पढ़ने वाले बच्चों ने पोज करके नोट कर लिया है। अब देखेंगे हम रोटेशन ऑफ मिरर, इसके बाद में हम देखेंगे नया टॉपिक है रोटेशन ऑफ मिरर, पूरा मैथमेटिकली है, फील के साथ में पढ़ना, रोटेशन ऑफ मिरर।
ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर का मतलब हो गया जो हमारे पास इंसिडेंस रे आ रही थी, ठीक है, हमें पता था रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था हमने, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास प्लेन मिरर था। अरे कोई हबुआ बुआ तो नहीं था ना, प्लेन मिरर ही था, तो इसको मैंने प्लेन मिरर बोल दिया था, ठीक है। पॉली सरफेस भी बोल सकते हैं, प्लेन मिरर बोल दिए। अब यहाँ पर इंसिडेंस रे आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये क्या बना रहे हैं, नॉर्मल बना रहे हैं। इसको आई बोला था, इसको आर बोला था, लेकिन मैं यहाँ पर आई बोल रहा हूँ दोनों को, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रोज जानते हैं हम इंसिडेंस एंगल ऑफ एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या बोल रहा है, मैं यदि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो आपके पास पॉली सरफेस है, मैं इसको थीटा एंगल पर घुमा देता हूँ, मैं इसको क्या करूँगा, थीटा एंगल पर घुमा देता हूँ। मान लो घुमा क्या देता हूँ, घुमा ही दिया, ये देखो मैं इसको थीटा एंगल से क्या कर देता हूँ, घुमा दिया इसको मैं इस प्रकार से थीटा एंगल से मिरर को घुमा देता हूँ, और थीटा एंगल से इसको घुमाते ही, थीटा एंगल से घुमाते ही देखो ये रे है, ये रे क्या हो जाएगी, ये भी थीटा एंगल से आगे बढ़ जाएगी, ये रे भी क्या हो जाएगी, थीटा एंगल से आगे बढ़ जाएगी। आपका नॉर्मल है, नॉर्मल भी क्या करेगा, थीटा एंगल से आगे बढ़ जाएगा, नॉर्मल भी क्या करेगा, थीटा एंगल से आगे बढ़ जाएगा, ये आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल भी क्या करेगा, पहले वाले एंगल से थीटा आगे चला जाएगा, ठीक है, पहले वाले नॉर्मल से थीटा आगे चलाएगा। तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या हो जाएगी, थीटा एंगल आगे से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल से इसका टोटल एंगल कितना बनेगा, नॉर्मल से इसका टोटल एंगल बन जाएगा आई प्लस थीटा, कितना बन जाएगा, आई प्लस थीटा बन जाएगा। अब इसको एक बार फिर से देखना सभी को, क्या बोला मैंने, जो आपके पास, इसको बड़ा बना देते हैं, इसको क्या करते हैं, बड़ा बना देते हैं थोड़ा, तो खुला खुला लगे। ये आपके पास प्लेन मिरर था, और यहाँ पर आपके पास इंसिडेंस रे आ रही थी, और ये यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही थी, ये इंसिडेंस थी, और ये यहाँ पर आपके पास क्या था, नॉर्मल था, ठीक है, ये नॉर्मल था। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं थीटा एंगल के साथ में रोटेट कर रहा हूँ, प्लेन मिरर को क्या कर रहा हूँ, थीटा एंगल के साथ में क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। अब मैं इसको थीटा एंगल के साथ में रोटेट करते ही जो आपका विलंब है, जो आपका नॉर्मल है, वो भी थीटा एंगल के साथ में क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, थीटा एंगल के साथ में क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। पहले ये एंगल कितना था आपका, पहले ये टोटल एंगल था आई, ठीक है, ये आई एंगल था, और ये भी आई एंगल था, हमने आई एंगल, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर मान लिए, ठीक है। अब इसके बाद में ये एंगल है, तो ये रे भी क्या करेगी, ये रे भी क्या हो जाएगी, ये रे भी थीटा एंगल के साथ में, यहाँ से थीटा एंगल के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके साथ में पहले वाले नॉर्मल के साथ, पहले वाले नॉर्मल के साथ में इसका टोटल एंगल हो जाएगा आई प्लस थीटा। क्यों क्यों हुआ, देखो ये वाला एंगल देखो मैंने आई माना, और ये कितना गया, थीटा, तो ये वाला टोटल पहले वाले के साथ में, इस एन और इसके साथ में ये एंगल कितना बना हमारा, आई, ये आई है और ये थीटा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं ज्ञात करना इसके अंदर, लेकिन हमें ये नहीं ज्ञात करना, ये एंगल कितना बचा इसके अंदर, ये वाला एंगल कितना बचा है, कितना एंगल बचा है, ये टोटल कितना है, आई बचा है, और ये टोटल ये कितना है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमें क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ये टोटल आई और ये थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। एक बार पुनः देखेंगे जिसको समझ में नहीं आया, देखो ये वाला मैं इसको थीटा एंगल से आगे बढ़ा रहा हूँ, थीटा एंगल से आगे बढ़ाऊंगा तो नॉर्मल भी क्या करेगा, थीटा एंगल से आगे बढ़ेगा, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगी, अपने थीटा एंगल से आगे जाएगी, ठीक है, सभी में थीटा एंगल आगे हो गया। अब मैं यहाँ से पहले वाले नॉर्मल और आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो क्या हुई है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो क्या हो गई, थीटा एंगल आगे चली गई, वो कितना एंगल आगे गई है, आई प्लस थीटा, ये एन और ये यहाँ तक का एंगल टोटल कितना होगा, आई प्लस थीटा हो गया। अब मेरे को ये एंगल भी चाहिए, आई माइनस थीटा वाला भी चाहिए, आई माइनस थीटा वाला एंगल भी चाहिए,
तो ये एंगल मैंने कैसे निकाला, ये आई एंगल था टोटल और ये थीटा एंगल आगे गया, तो ये कितना आ गया, आई माइनस थीटा प्राप्त हो गया है। अब इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चन की प्रकार से आता है कि ये कितना एंगल, हमने इसको ये थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल देता है। इसकी शॉर्ट टेक हो जाएगी कि क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर किसी एंगल को क्या करेगा, किसी प्लेन मिरर को थीटा एंगल के साथ में रोटेट किया जाता है, तो फाइंड द रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, क्या करेगा, फाइंड द रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन रिफ्लेक्टेड रे। इस रिफ्लेक्टेड रे का आपको रोटेशन एंगल ज्ञात करना है, कितने एंगल के साथ में ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ इस वाले थीटा की कितना आगे चला गया है, अपने पहले वाली स्थिति से कितना आगे चला गया है। या फिर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बोले तो नॉर्मल और इसके मध्य कितना एंगल बना, नॉर्मल और इसके मध्य कितना एंगल बना, वो भी बोल सकते हैं। तो देखो ये किस प्रकार से करेंगे हम, ये किस प्रकार से करते हैं हम, देखो इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर अब ये एंगल याद करेंगे कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा था कि कितने एंगल के साथ में ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी, ये एंगल हमें ज्ञात करना था। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आपको पता है ये वाला एंगल ज्ञात करेंगे, सॉरी ये वाला एंगल ज्ञात करेंगे इसके अंदर कि अपने मिरर, अपनी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल के साथ में रोटेट कर रही है, वो हम ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये वाला एंगल ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल एंगल हमें मालूम है, ये वाला एंगल हमें प्राप्त है एन से, और ये वाला एंगल हमें प्राप्त है, कितना प्राप्त है, आई प्लस थीटा प्राप्त है, और ये वाला एंगल हमें आई माइनस थीटा प्राप्त है। तो ये वाला एंगल प्राप्त करेंगे और ये वाला एंगल प्राप्त करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई प्लस थीटा, इस वाले एंगल के लिए आई प्लस थीटा माइनस, इस पूरे में से इसको माइनस कर देता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल प्राप्त हो जाएगा, और ये एंगल कितने एंगल के साथ में रोटेट हुई, वो एंगल आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये आ जाएगा 2 थीटा आपको प्राप्त हो गया, कितना एंगल, 2 थीटा एंगल आपको प्राप्त हो गया। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आप किसी प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हो, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगी, तो आ जाएगा आपकी 2 थीटा एंगल के साथ में क्या होगी, रोटेट होगी, और सेम पोज के अंदर, सेम पोज सेम मीडियम के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यदि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं प्लेन मिरर को 60 डिग्री एंगल के साथ में क्या कर रहा हूँ, रोटेट करा रहा हूँ, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल के साथ में, रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल के साथ में रोटेट होगी, तो 120 डिग्री के साथ में ये रोटेट हो जाएगी, और सेम पोज में और सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, सेम पोज में और सेम डायरेक्शन में, सेम माध्यम में और सेम समान दिशा में। ठीक है, अब ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके अंदर एंगल ऑफ डेविएशन और इसके अंदर क्या समानता है, एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या था, इंसिडेंस रे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, और ये रोटेशन वाला भी इंसिडेंस एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये एंगल एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ये थीटा एंगल के साथ में रोटेट करेगा, तो आपका नॉर्मल भी थीटा एंगल के साथ में आगे जाएगा। ठीक है, ये आगे जाएगा, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हमें पता है ये आई है, तो ये वाला एंगल निकालेंगे, तो थीटा के साथ में आई में से घटा देंगे, तो ये एंगल प्राप्त हो जाएगा। और ये नॉर्मल और ये अभी जो आपके पास रोटेट होने के बाद में रिफ्लेक्टेड रे आई थी, उसके मध्य आपको क्या प्राप्त हो रहा है, एंगल कितना आ रहा है, वो ज्ञात करना है हमें। तो वो कितना आ रहा है हमें, ये हमें थीटा मालूम है, और ये हमें कितना है, हमें दे रखा है थीटा दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, और ये आई दे रखा है। तो इन दोनों का सम करते ही, इन दोनों का सम करते ही हमारे पास आई प्लस थीटा भी प्राप्त हो जाएगा। आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा हमें प्राप्त होता ही हमें क्या करना है, इस रे और इस रे के अंदर आर और आर डैश के अंदर कितने एंगल के साथ में रोटेट होगी वो मान ज्ञात करेंगे। तो इसके में से क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला गाय माइनस कर देंगे, और बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करते आपके पास 2 थीटा आ जाएगा, जो क्या बता रहा है, जो बता रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंस एंगल के साथ में कोई भी संबंध नहीं रखती, इससे इंडिपेंडेंट होती है, और यह जितने एंगल के साथ में आप रोटेट करोगे मिरर को, उतने ही उसके दुगने मान के साथ में क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन से और भी अच्छे समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन से और भी अच्छा समझ में आएगा। जानी जानी जानी, चलो आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, क्या बताओगे, पढ़ते हो आप, क्या पूछ रहे हो, चलो ठीक है, नहीं सर हम बहुत पढ़ते हैं, हम पढ़ाकू बच्चे हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं हम। ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्लेन मिरर, ये आपके पास प्लेन मिरर है, और यहाँ पर क्या है, इंसिडेंस रे आ रही है, जरूरी है कि यहाँ पे है,
यहाँ लेके आ जाएंगे। ये इंसिडेंस रे आ रही है और ये नॉर्मल बना रही है, ठीक है। ये नॉर्मल आ गया आपका, और ये उतने ही एंगल के साथ में क्या हो रही है आपकी, रिफ्लेक्ट हो रही है, उतने ही एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, इससे क्या करते हैं, समान डिस्टेंस के साथ में एक समान, इसको रेडियस मानते हुए ये क्या बनाएंगे, हम एक स्फेरिकल सर्किल बना रहे हैं। इसको एक क्या बनाएंगे, स्फेरिकल सर्किल बना रहे हैं। अब ये कैसा है, ये एक इस प्रकार का हमारे पास मिरर है जिस पर ये रे गिरेगी, जिस पर ये रे गिरेगी तो यह हमें स्पॉट के रूप में दिखाई देगी, मतलब ये चमकेगा कि हमें यहाँ पता चलेगा ये रे यहाँ पर चल रही है या ये रे यहाँ पर गिर रही है। इस प्रकार से हमें ये एक पर्दा प्राप्त किया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैं कितने एंगल से मैं इस प्लेन मिरर को रोटेट कराऊं ताकि यह क्या आ जाए, कितने एंगल से रोटेट कराऊं ताकि यह क्या आ जाए, ये इसके पैरेलल आ जाए या फिर इसके क्या आ जाए, हॉरिजॉन्टल आ जाए। जो है रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आ जाए। कहने का मतलब ये है प्लेन मिरर को कितना रोटेट कराया जाए ताकि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। उसके लिए आपको एंगल दिया है, इंसिडेंस एंगल आपको 30 डिग्री दिया है, इंसिडेंस एंगल आपको 30 दिया, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये बता रहा है इसको इस दिशा में आपको रोटेट कराना है। सभी इसको पॉज करके नोट करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं है। आपके पास क्या है, प्लेन मिरर है, उसके ऊपर आ रहा है इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्ट हो रहा है, और वो इंसिडेंस 30 डिग्री एंगल के साथ में आ रहा है। तो ये वाले रे यहाँ पर आ जाए, ये वाली रे यहाँ आ जाए, कितने मान के साथ में आएगी वो बताना आपको, ठीक है। इस बार एक बार के लिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल ज्ञात कर लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो रे है यहाँ तक आई तो इसका मतलब रोटेट रे आई है, ये रे यहाँ आएगी, माना कि ये रे यहाँ पर आ गई, आर डेस यहाँ आ गई, और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गई, ये 90 होता है, टोटल 90 होता है। 90 में से 30 गया तो कितना बचा, 60 बचा। 90 में से 30 गया तो आपके पास 60 बचा है। आर और आर डेस के मध्य 60 डिग्री का एंगल आया। तो मैंने पीछे क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था, रिफ्लेक्टेड रे और रोटेट रिफ्लेक्टेड रे के मध्य जो एंगल हम गया हमें 2 थीटा प्राप्त होता है, रोटेट 2 थीटा प्राप्त होता है। तो मतलब मिरर को कितना घुमाया गया है, थीटा घुमाते हैं, मतलब मिरर को थीटा घुमाने पर हमें 2 थीटा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, रे और रिफ्लेक्टेड रे के मध्य का एंगल प्राप्त कर लिया, वो कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया, और वो 60 डिग्री किसके बराबर प्राप्त हो रहा है हमें, 2 थीटा के। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई, 30 डिग्री आ गई। मतलब मिरर को आप, यदि मिरर को आप 30 डिग्री रोटेट कराओगे तो प्लेन मिरर क्या आ जाएगा, प्लेन मिरर को 30 डिग्री रोटेट कराने पर रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। इसके अंदर एक क्वेश्चन एक प्रकार तो ये था, इसके अंदर क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, इसको क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज। अब मैं इसी को क्या कर दूं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, इसको मैं क्या करूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ आने में मेरे को कितना एंगल तय करने पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री है, तो ये टोटल कितना आ जाता है, टोटल कितना आ जाएगा, ये 90 है, ये टोटल कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ तक आने में मेरे को कितना तक करना पड़ेगा, 30 और ये 90 कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ से यहाँ तक आने में मैं करूँगा 120 डिग्री का डिस्टेंस तय करूँगा, यहाँ से यहाँ तक आने का 120 डिग्री का डिस्टेंस तय कर रहा हूँ। तो ये आपके पास तो थीटा का मान आपके पास आ जाएगा 120 और एंटी क्लॉक वाइज आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज मिरर को 60 डिग्री घुमाते हो तो आपके पास ये जो रे है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। यदि क्लॉकवाइज आप क्या करोगे, इसको आप क्लॉकवाइज क्या करोगे 30 डिग्री घुमाओगे मिरर को, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यह आपके पास क्वेश्चन था सिंपल सा। इसके बाद में एक बढ़िया सा सिंपल क्वेश्चन और देखते हैं, आप उसको आप सभी को करना है, पॉज करके नोट करेंगे। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस फील का खेल है, इतना समझना आपको मैथमेटिकली है तो इसको आपको समझते चलना है। मैंने क्या बोला था ये आपके पास, इसको एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन देख लो, पूरा शॉर्ट ट्रिक आप दोबारा देखो। अब मैंने क्या बोला था, यदि आप क्या कर रहे हो मिरर को थीटा घुमा रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे कितना आ जाएगी 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे 2 थीटा की वैल्यू भी तो पहले निकाल सकते हैं,
और वो इसके बराबर रखते हैं तो आपके मिरर को घुमाने की रे भी आ सकती है। वही हमने इसके अंदर ऐसा ही सेम किया था। इसके बाद में आगे क्वेश्चन लेते हैं हम। आगे का क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। ये आपके पास प्लेन मिरर है और यहाँ से ये क्या हो रही है, इंसिडेंस रे आ रही है और ये क्या आ रही है, रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है। और ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस रे है। तो इसके अंदर और ये क्या दिया है आपको, वही सर्किल वाली। अब इसके अंदर क्या बोला गया, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थीटा ओमेगा से इसको क्या कर रहा हूँ, ओमेगा से मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ। इसको कितने एंगुलर मोमेंटम के साथ में, एंगुलर के साथ में इसको रोटेट कर रहा हूँ, ओमेगा के साथ में इसको रोटेट करा रहा हूँ। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे जो स्पॉट है वो कितने वेग के साथ में आगे बढ़ेगा, वो उसका वेग याद करना, ये कितने वेग के साथ में आगे जाएगा। तो ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, यदि मैं क्या करता हूँ, मिरर को थीटा घुमाता हूँ तो आपकी जो ये रे है वो 2 थीटा घूमेगी। तो मैं इसको यदि ओमेगा घुमाऊंगा तो क्या करेगा, ये 2 ओमेगा से आपकी रे क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो आपकी रे कितनी आ जाएगी, 2 ओमेगा आ जाएगी। और आपको पता है, आपको क्या पता है, यदि किसी सर्किल के ऊपर कोई कण गति कर रहा है, स्पॉट गति कर रहा है, v वेग ओमेगा कोणीय वेग से और v से गति कर रहा है, v वेग से, यह स्पॉट v वेग से गति कर रहा है और इसको ओमेगा से क्या कराया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है। तो इसकी क्या आ जाएगा, v बराबर ओमेगा आर आ जाता है। v बराबर क्या आ जाता है, ओमेगा आर आ जाता है। v बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा आर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें ये सर्किल प्राप्त है और इस सर्किल पर इस स्पॉट की हमें वेलोसिटी ज्ञात करनी है और हमें बोला गया ये ओमेगा के साथ में रोटेट करवा रहे हैं। ओमेगा के साथ में ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा के साथ में ये रोटेट करेगा तो ये रे कितने के साथ में रोटेट करेगी, ये 2 ओमेगा के साथ में रोटेट करेगा। मतलब ये 2 ओमेगा के साथ में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी हम क्या करेंगे, v बराबर ओमेगा आर वाले रिलेशन से। इसकी रेडियस कितनी है, मैंने क्या बोला था, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपके पास इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे होती है, उस रिफ्लेक्टेड रे को ही हम रेडियस मानकर इसको क्या बनाते हैं, ये सर्किल बनाते ही हैं। तो इसके अंदर रेडियस आपकी आर ही हो जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है, 2 ओमेगा आर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 ओमेगा आर से क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, इतना ध्यान, अगर ओमेगा थीटा से घुमाए तो 2 थीटा, ओमेगा से घुमाए तो 2 ओमेगा। और आपको पता है सर्किल की गति के लिए, सर्किल मोशन के लिए आपको ये आपके पास एक रिलेशन होता है v बराबर ओमेगा आर, जिसमें ओमेगा से इसको रोटेट करवाते हैं, v इसकी वेलोसिटी होती है, r सर्किल की रेडियस होती है। तो यहाँ रेडियस r ले ली है और इसकी रेडियस हम क्या कर रहे हैं, स्पॉट को कितने से करवा रहे हैं, यहाँ पर 2 ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं स्पॉट को। इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी आपकी रिफ्लेक्टेड रे की बात हो रही है, न कि मिरर की बात हो रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए आपको 2 ओमेगा प्राप्त है, तो 2 ओमेगा आर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपका मिरर ऑफ रोटेशन भी कंप्लीट हुआ, आपका एंगल ऑफ डेविएशन कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम थोड़े आगे और भी थोड़ा बढ़िया लेवल क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। पहले उसका थोड़ा देखते हैं। इमेज बिटवीन 2 प्लेन मिरर, ठीक है, बिटवीन 2 प्लेन मिरर। पहली कंडीशन, इसके अंदर 2 कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन क्या करेंगे, व्हेन प्लेन मिरर आर पैरेलल ईच अदर। प्लेन मिरर क्या होंगे, एक दूसरे की क्या है, प्लेन मिरर आर पैरेलल ईच अदर। पैरेलल ईच अदर मतलब इन दोनों के मध्य एंगल का मान कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये क्या है आपके पास, प्लेन मिरर M1 और M2 है। ये M1 हो गया और ये M2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट पर मैं क्या कर लेता हूँ, कोई यहाँ पर मैं ये मान ली कि यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ठीक है। इसकी डिस्टेंस मैंने 1 मीटर रख दी है और इसकी डिस्टेंस भी मैंने क्या किया, 1 मीटर रख दिया है। क्या कर दिया, मैंने ये बोल दिया 2 पैरेलल
प्लेन मिरर है और दोनों के सेंटर में जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी रख सकते हैं 2 मीटर के लिए भी, 3 मीटर के लिए भी हम रख सकते हैं, लेकिन मैं सेंटर के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पर दोनों को क्या रख दिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इससे पहले ये पढ़े, इससे पहले हम एक फील्ड ऑफ व्यू भी देख लेते हैं। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, इससे पहले हम पढ़ कर आए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर हम क्या पढ़ कर आए हैं, प्लेन मिरर में हमें ऑब्जेक्ट होता है वो सेम डिस्टेंस पर प्राप्त होता है और इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। इमेज और डिस्टेंस की क्या रहेगी, इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, और इसके बाद में ये हमें पता है, ये पीछे बनेगा ये भी पता है, लेकिन हमें ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, इसके प्लेन मिरर में हमेशा इमेज बनती है, लेकिन वो इमेज कहाँ तक बनती है वो आज इसके अंदर हम लेक्चर में आपको बताते हैं। मान लो कि ये आपके पास कोई प्लेन मिरर है, ये आपके पास कोई प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर में यहाँ पर आपको क्या रखा मैंने, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट की आपको पता है इमेज समान दूरी पर पीछे की ओर बनेगी। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर प्लेन मिरर नहीं है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, समझाने के लिए, अगर नहीं भी पता चल रहा है तो आपको यही समझाने के लिए ये बताया जा रहा है, जिसको बोला जाता है फील्ड ऑफ व्यू। अब यहाँ से इसके ऊपर रे जाएगी, एक तो यहाँ तक रे जाएगी। ठीक है, जो क्या करेगी, पीछे यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी और यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, ठीक, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन का रोल लगाते हैं, इसके अंदर हम रिफ्लेक्शन का रोल लगाते हैं। अब दूसरी क्या है, इस पॉइंट से क्या है, एक रे यहाँ पर जाएगी जो हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, जो हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, और ये एक्चुअल में आ यहाँ से रही थी। ठीक है, एक्चुअल में आ तो यहाँ से रही है, लेकिन हमें आती हुई यहाँ से प्रतीत होती है। अब इसके बाद में एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे इस दिशा में और यहाँ पर इन दोनों दिशा में बताओ रेज आएंगे, यस और नो, नहीं आएंगी। इससे जो रेज आएंगी वो एक तो इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में ही क्या आएंगी, इसकी रेज आएंगी। मतलब कहने का ये हो गया, यदि यहाँ पर क्या है, इस ऑब्जर्वर को कोई ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन देखना चाहता है, इस ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जर्वर देखना चाहता है या कोई थर्ड पर्सन देखना चाहता है, तो इन दोनों रेंज के मध्य ही क्या रखना होगा, उस थर्ड पर्सन को, उस ऑब्जर्वर को रखना होगा, जिसको क्या बोला जाता है, फील्ड ऑफ व्यू। इसके वहां पर यदि यहाँ पर भी आप खड़े हो जाते हो तो ये आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनती है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ, मिरर के सामने कहीं भी रख दो उसकी इमेज आपको बनेगी, उसकी मिले इमेज आपको मिलेगी। प्लेन मिरर के अंदर यही होता है कि इमेज उसकी प्राप्त होती है आपको, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको देखें कैसे, देखने के लिए उसको आपको फील्ड ऑफ व्यू में जाना होगा। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब हो गया इससे ये इस दिशा में जा रही है और ये जा रहे हैं, तो ये वाला इसका फील्ड ऑफ व्यू, जैसे जैसे दूर जाएंगे आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, यही फील्ड ऑफ व्यू था, थ्योरेटिकली नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिकली समझना होता है। आपके पास ये वाला, मान लो आपके पास ये एक प्लेन मिरर है, तो इससे एक ये जाएगी प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएंगी। ठीक है, और ये पीछे यहाँ से कहीं मेरे को आती हुई प्रतीत होगी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी रहेगा, तो फील्ड ऑफ व्यू में कहीं भी रहेगा तो मेरे को देख सकता है, इस फील्ड ऑफ व्यू को देख सकता है। अब आप यहाँ पर खड़ो, मैं यहाँ पर रखा, यहाँ पर ये मानो प्लेन मिरर है और मैं यहाँ पर क्या खड़ा हूँ, तो आप मेरे को यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि आप मेरे फील्ड ऑफ व्यू में हो, आप मेरे फील्ड ऑफ व्यू, लेकिन मैं यहाँ पर खुद को दिख नहीं सकता क्योंकि मैं इसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं हूँ। तो फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा बेटर है वस्तु को देखने के लिए। आपसे कोई बोलता है मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्या मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाऊंगा, नहीं। क्यों नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि आप इसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं हो। तो फील्ड ऑफ व्यू का इतना ही मैटर होता है। ठीक, अब आते हैं प्लेन मिरर आप पैरेलल ईच अदर। प्लेन मिरर के अंदर आपको किस प्रकार से इमेज प्राप्त होती है, आपको पीछे मालूम है, रे डायग्राम से समझते हैं पहले। रे डायग्राम क्या होता है उसके बारे में आपको पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर में आपको पूरा बताया हुआ है मेरा। अब ये प्रकाश की किरण है, इससे इस प्रकार से प्रकाश की किरण जाएगी, लेकिन मेरे को पीछे से कहीं आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, मेरे को पीछे से कहीं आती हुई प्रतीत हो रही है, मैं इसको I1 बोल सकता हूँ, I1 बोल दिया, लेकिन अब ये जाएंगी इस दिशा में, ये इस दिशा में जाएंगे, यहाँ पर इसको ऐसा लगेगा ये पीछे से कहीं से आ रही है। अब देखो, अब मेरी कहानी देखो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर की हो जाएगी।
ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर की हो जाएगी। अब जो कहानी है वो समझने लायक, यहाँ पर पहले m1 के लिए देख रहे हैं हम, पहले किसके लिए देख रहे थे, m1 के लिए, ठीक है, m2 के लिए देख रहे हैं, m1 के लिए देख रहे हैं, दोनों में एक बात है। तो m1 m2 के लिए देख रहे थे, m2 के लिए ये इमेज i1 प्राप्त हो गई हमें, ठीक है, m1 के लिए इमेज i1 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार इसके लिए मैं m1 के लिए भी ये इमेज प्राप्त कर लेता हूँ मैं इस प्रकार से। अब मेरे को ये कहाँ यहाँ से कहीं आती हुई प्रतीत होगी, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, आई डैश बोल देता हूँ, इसके लिए मैं I2 बोल देता हूँ इसको, ठीक है, I2 बोल देता हूँ, ठीक है। ये मेरे को यहाँ से कहीं आती हुई पीछे प्रतीत होगी। आप एक्चुअल में यहाँ रही हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर कहाँ पीछे से आती हुई प्रतीत होंगी। अब मेन कहानी क्या है देखो, अब यदि मैं m1 को हटा देता हूँ या क्या कर लूँ, यहाँ पर क्या करेगा, जो i1 इमेज है, जो i1 इमेज है वो m1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी, m1 के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी। तो इसको क्या लगेगा, ये इमेज पीछे से कहीं आ रही है, ये इमेज पीछे से कहीं से आ रही है, लेकिन ये एक्चुअल में यहाँ कहाँ से रही थी, i1 से आ रही थी और इधर ये चली गई है, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका इमेज बन गया i3 बन गया, ठीक है। अब ये m2 पर जो ये i2 इमेज है वो m2 को क्या लगेगा, ये m2 को ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। देखो i1 i2 दोनों के लिए क्या है, हम दोनों की m1 और m2 की इमेजेज है, लेकिन i1 जो m2 की इमेज है, m2 की इमेज है वो m1 के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा और i3 का निर्माण करेगा। इसी प्रकार i2 क्या करेगा, m2 के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा और i4 का निर्माण करेगा, इमेज नंबर 4 का निर्माण करेगा। लेकिन ये आ कहाँ से रही है, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी है, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या करेगा, i4 क्या करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, i4 इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा और ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। कहने का मतलब ये है इसकी इमेज उसके ऑब्जेक्ट के लिए कार्य करेगी, इसके उसका आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या लगाना है, इसके उसका आपको इसके अंदर रोल लगाना है, इसके उसका रोल लगाना। कहने का मतलब किस प्रकार से लगाएंगे, अब देखो पूरा इसको समझो। देखो i1 की इमेज i2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर, i1 की इमेज, i1 की यहाँ पर इमेज है उसका क्या, i1 की m1 के लिए इमेज i3 आ जाएगी, i4 के लिए इसकी इमेज आ जाएगी i5 आ जाएगी। इसी प्रकार i2 की इमेज कहाँ पर, इमेज की क्या आ जाएगी, i4 आ जाएगी, i3 के लिए कहाँ पर आ जाएगा, i4 आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे इसकी इमेज है वो उसके इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है और इसकी इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। मतलब i1 यहाँ पर इमेज है तो इसके यहाँ पर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, i4 इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य, i3 i6 इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। इसी प्रकार ये i3 i2 i5 m2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करें। तो इसके अंदर क्या करेगा, ये कहानी प्लेन मिरर्स में क्या रहेगी, इस प्रकार चलती रहेगी और कितने इमेजेस का निर्माण करेगी, इन्फिनिटी इमेजेस का निर्माण कर रहे। तो इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट कार्य करेगा, इसकी उसकी कॉन्सेप्ट कार्य करेगा। इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार दो पैरेलल मिरर्स के मध्य इमेजेस कितने बनेंगे, इन्फिनिटी इमेजेस बनेंगे। ऑलवेज नहीं बनती हैं, ऑलवेज नहीं बनती हैं, क्यों नहीं बनती हैं, उसके लिए देखने से पहले इसका इक्वेशन और देख लेते हैं, इसको पॉज करके नोट करेंगे, इसका भी इक्वेशन और देख लेते हैं हम। देखो किस प्रकार से देखते हैं, आपको मत तो आप इसके अंदर आप स्वयं से करेंगे इक्वेशन, वो किस प्रकार से पैरेलल है, स्वयं से नहीं तो एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। एक इस प्रकार से आपको क्या दिए हैं, दो पैरेलल आपको प्लेन मिरर दिए। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है जो क्या है 2 और 1 पर रखी हुई है, 2 और 1 पर रखी हुई है, या फिर मान लो 2 और 3 पर रखी हुई है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए इमेज अब मैं क्या करूँगा, रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, इसके डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर 3 बनेगा और यहाँ के लिए इसके लिए ये 2 बनेगा, m1 और ये m2, ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा। इतना समझ गए थे। इसके बाद मैंने बोला था ये जो इमेज है ये इसके ऑब्जेक्ट के लिए कार्य करेगा। तो ये इससे कितनी डिस्टेंस दूरी पर हो गई, 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 5, 5 पर 3 कितने हो गए, 8 हो गया। तो ये कितनी डिस्टेंस दूरी पर तय कर रहा है, ये कर रहा है इससे 8 डिस्टेंस दूरी पर इसका इमेज का निर्माण करेगा। 8 पर क्या करेगा, ये इमेज का निर्माण करेगा। अब ये जो 2 है, ये 2 है, ये इसकी इमेज है, ये इसके ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। मैंने बोला था इसकी उसका कॉन्सेप्ट लगाना है।
तो ये इसकी इमेज उसका ऑब्जेक्ट, तो ये देखो कितनी डिस्टेंस हो गई, 2 2 4 4 3 7, तो ये आ गया 7 पर क्या बनेगी आपकी इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, अब ये जो 7 है, अब जो ये आपको 7 प्राप्त हुआ है, ये 7 क्या है m1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये 7 m1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। 5 और 7 कितने हो गए, 5 और 7 हो गए 16, नहीं 112 है, कितना आ जाएगा 5 और 7 आ जाएगी 112, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये 8 है वो 8 क्या कर रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो 8 टू 10 13, तो कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा 13 पे आ जाएगा। मतलब इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट इसकी इमेज। ठीक है, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 वाली थी इसकी इमेज थी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करके 7 आ गया। ये 8 इसकी इमेज थी, ऑब्जेक्ट का कार्य करके 13 आ गया। ये 3 इसकी इमेज थी, ऑब्जेक्ट का कार्य करके 8 आ गया, और ये इसकी इमेज थी, ऑब्जेक्ट का कार्य करके 12 आ गया। इसी प्रकार अब एक आपको स्वयं को करना है, इसकी उसकी कॉन्सेप्ट लगाकर, ये आपको 2 रख दिया मैंने, ये 1 रखा और ये 2 रखा, तो इसके अंदर आपको स्वयं से करना है। तो पॉज करके नोट करेंगे, मैं बताता हूँ फिर। मैं मानूंगा आपने पॉज किया और नोट किया है, तो इसका आ जाएगा 1 और इसके लिए आ जाएगा 2, इसकी इमेज उसका ऑब्जेक्ट, तो कितना आ गया 2 3 5, कितना आ जाएगा 5, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 कितना है 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 है तो 4 इसके लिए इमेज का कार्य, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, कितने स्टेज पर आ जाएगा 4 से 7 आ जाएगा, तो 7 5 1 2 4 है, कितना है सभी का। इस प्रकार से ये करना है, लेकिन ये पैरेलल की कहानी है, पैरेलल में इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये समझाने के लिए था। ये कहानी इस प्रकार लंबी चलती रहती है। ये 8 वाला करेंगे तो 8 3 कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ पर 11 एक और आपको इमेज, ये इमेज इस प्रकार इन्फिनिटी तक चलती रहती है। लेकिन पैरेलल में भी एक कंडीशन और होती है, यदि यहाँ पर पैरेलल है तो मेरे को आप बताओ कि कितने ऑब्जेक्ट बने। IIT में आया क्वेश्चन, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ में हम आज की क्लास को क्या करेंगे, विराम देंगे। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये यहाँ पर सेंटर है, ये दोनों एक पैरेलल, यहाँ पर टच नहीं है, यहाँ पर ये, ठीक है, ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर कितनी इमेज बनेगी, पहले तो आपको बताना है कि हाउ मेनी इमेज वी फाइंड, ठीक है, कितनी इमेज हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 2, और एक ऑप्शन है आपके पास इन्फिनिटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, सभी आप सोच करके बताएंगे मेरे को, इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको। ठीक, अब यहाँ आपको मैंने बताया था फील्ड ऑफ व्यू वाली कहानी, तो वही कहानी यहाँ पर करेंगे। ये इमेज है, ये इमेज एक तो यहाँ पर इसकी क्या जाएगी, इमेज का निर्माण होगा, यहाँ पर भी इसकी इमेज का निर्माण हो जाएगा, यहाँ जाएगी इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से, ठीक है, एक इमेज से ये प्राप्त हो गई। दूसरी इमेज आपको ये वाली कहानी प्राप्त हो जाएगी, दूसरी इमेज आपको इस प्रकार से, ये प्रकाश की किरण इस प्रकार जाएगी और इस प्रकार से वापस लौट जाएगी, ठीक है, ये हमें यहाँ कहीं पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। दूसरी इसके लिए भी यही कहानी रहेगी, ये प्रकाश की किरण इस पे इस प्रकार आ रही है और इस प्रकार ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें इसको ऐसा लगेगा ये प्रकाश की किरण यहाँ कहीं से आ रही है, ये प्रकाश की किरण यहाँ कहीं से आ रही है। तो इमेज कितनी प्राप्त हो गई हमें, इमेज आपको प्राप्त हो गई, इमेज आपको कितनी प्राप्त होंगी 1 और 2, ये I1 हो गया और ये I1 इसको ले लो, M1 के लिए I1 हो गया, M2 के लिए I2 हो गया। इसके अलावा ये बताओ कि ये रेज हो रही हैं, वो मैं यदि यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो इस प्रकार आएंगी, नहीं आएंगी। तो ये देखो ये रेज है, इसका फील्ड ऑफ व्यू किस प्रकार प्राप्त हो रहा है, ये फील्ड ऑफ व्यू प्राप्त हो रहा है, ये रेज वापस से इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या इस मिरर से टकरा रही है, क्या M1 की रेज M2 से नहीं टकराएगी, M2 की रेज M2 से M1 से नहीं टकरा रही। तो यहाँ पर हमें इमेजेस कितनी प्राप्त हो रही हैं, 2 इमेजेस प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा था कि ऑब्जर्वर कितनी इमेजेस देख सकता है, ऑब्जर्वर कितनी इमेजेस देख सकता है, तो ऑब्जर्वर वहां पर एक ही इमेज को देख पाएगा। ऑब्जर्वर कितनी इमेज को देख सकता है, वो ऑब्जर्वर एक ही इमेज को यहाँ तक कार्य करता है, क्योंकि अब इसके अंदर हमें 2 ही क्यों प्राप्त हुआ, एक टाइम में एक बार एक जगह ही खड़ा हो सकता है ऑब्जर्वर, तो इसके फील्ड ऑफ व्यू में खड़ा होगा या फिर इसके फील्ड ऑफ व्यू में खड़ा होगा,
तो एक टाइम में वह एक ही इमेज को देख सकता है। ठीक है, पूरी कहानी फील्ड ऑफ व्यू पर ही है। फील्ड ऑफ व्यू में मतलब ये हो गया, ये प्रकाश की किरण है, यहाँ से इस प्रकार आ रही है, यहाँ से इस प्रकार आ रही है, ये वाली प्रकाश की किरण इससे आ रही थी। तो ये क्या होगा, ये फील्ड ऑफ व्यू, इसके अंदर आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ आपकी इमेज प्राप्त होगी। और पैरेलल में भी ये कहानी है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है पूरे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहीं पर हम यहाँ पर अपने लेक्चर को विराम देते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम आपके लिए प्लेन मिरर की इमेजेस के लिए बढ़िया कॉन्सेप्ट पर बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आएंगे। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।